मैं मनीष निराला आप लोग का अपने मैथ्स प्रो मनीष निराला यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में पासा भी बोलते हैं, और ये आम जीवन में हम लोग इसको जहाँ पर याद रख सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग इसका यूज़ करते हैं लूडो खेलने में, या ऐसे जगहों पर जहाँ पर थ्री डायमेंशनल फिगर मिले। जैसे आप क्लास में डस्टर को भी आप डाइस के जैसा समझ सकते हो, जिसमें 6 फेस होता है, 8 कॉर्नर होता है और 12 एजेज होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, किस किस एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और मेरा मकसद क्या है, तो आप निकट भविष्य में आप देख सकते हैं यूपीएससी का 5 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जैसे उसमें एक पेपर होता है सी सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डाइस से 2012, 2013, 2014 और 2018 में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। यूपीपीसीएस में भी सी सेट होता है, तो सी सेट पेपर में भी डाइस का क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी सीजीएल, ठीक है, यहाँ पे भी डाइस के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बिहार एसआई, बिहार एसएससी जो सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी जगह पे, ठीक है, डाइस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ पहले डाइस कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है चैनल के रिगार्डिंग। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मनीष निराला, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे सेंड करके मेरे लिए मैं एक ग्रुप बना दूंगा, जिसमें आप सभी ऑलरेडी उसमें बहुत सारे ऐड हो, उसमें और भी स्टूडेंट को मैं ऐड कर दूंगा। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो भी एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होता है आप कर सकते हैं। डाइस कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। देखो, डाइस का 3 फेस एट अ टाइम दिखता है हमेशा। देखो, जैसे इसमें 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। इसमें 1 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है। ठीक है, देखो डाइस का यूज़ कहाँ करते हैं, यहाँ देख सकते हो इस फिगर में। जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में डाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, देखो ये डाइस के कुछ फिगर दिए हुए हैं हमने। पासा का दम, निराला के संग, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, अब देखो ये पासा डाइस, तो डाइस के बारे में सब लोग जानते हो। डाइस जो है, डाइस मतलब पासा, एक घन होता है जिसमें क्या होता है, 6 सतह होता है। सतह को ही हम लोग सरफेस या तो चेहरा या फलक बोलते हैं। इसमें 8 कोना होता है। देखो कॉर्नर कहाँ कहाँ पे एरो करके दिखाया हुआ है हमने। ऊपरी सतह, निचली सतह, बाईं सतह और दाईं सतह, सामने की सतह और पीछे की सतह, ऐसा दिखाया हुआ है। सॉरी। और इसमें 12 किनारे होते हैं। तो हमारा जो मेन है कि बस फेस, अगर हमें डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो 6 फेस है उसके बारे में सोचना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक फेस का एक ही अपोजिट होता है, विपरीत सतह होता है। उसके अलावा बाकी का 4 सतह उसके अगल बगल वाले होते हैं, निकटस्थ सतह होते हैं, निकटतम सतह होते हैं, जिसको हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं, नज़दीक वाले सतह कह सकते हैं, एडजेसेंट फेस कह सकते हैं। ठीक है, तो एक का अपोजिट एक ही होता है, मतलब एक कोई भी एक फेस है उसके अपोजिट पे एक ही फेस होगा। उसके अलावा जो 4 फेस होगा, जैसे ये है, देखो ये ऊपरी सतह है, इसका अपोजिट निचली सतह होगा। अब इसका एडजेसेंट कौन होगा, अगल बगल वाला, तो देखो ये भी एडजेसेंट बगल वाला होगा, इसके पीछे वाला भी होगा, इसके राइट वाला भी होगा और लेफ्ट वाला। तो एक का 4 नज़दीकी होता है, एडजेसेंट होता है, और एक कोई भी एक सतह का एक ही विपरीत सतह हो सकता है। ठीक है, इसी को मैं इंग्लिश में भी यहाँ दिखा दिया हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं इसको। हाँ, देखो डाइस के कुछ टाइप हैं। एक नॉर्मल है, जैसा कि हमने क्लासेज में भी बताया हुआ है सभी को।
जो भी मेरे से क्लास में ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ चुके हैं। पासा का जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ डाइस होता है, मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब जो हम लोग लूडो खेलते हैं जिसमें 1 से 6 तक का नंबर दिया रहता है या डॉट दिया रहता है। तो 1 से 6 तक का संख्या होता है इसमें। 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। मतलब डाइस के अपोजिट फेस पे आने वाले नंबरों का योगफल अगर 7 हो रहा है तो हमेशा किस प्रकार के डाइस में जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस में जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा टाइप होता है, एक तो स्टैंडर्ड हो गया, मानक पासा बोलते हैं। जो दूसरा होगा वो क्या होगा? साधारण पासा होगा, नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि स्टैंडर्ड का सीधा अपोजिट होगा। स्टैंडर्ड में अपोजिट का सम 7 होता है, तो नॉन स्टैंडर्ड में अपोजिट का सम 7 नहीं होता है। निकटस्थ सतहों पर आने वाले नंबरों का सम 7 होगा, तब वो नॉन स्टैंडर्ड कहा जाएगा। इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, शेप्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, कोई फिगर भी दिया रह सकता है, कलर हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अलग अलग नंबर, लेटर, सिंबल के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। कुछ बातें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमेशा साधारण पासे पर ही आधारित होती है। क्वेश्चंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्डाइज। अगर किसी पासे पर 1 से 6 तक संख्या लिखी हो तो जरूरी नहीं है कि 1 के विपरीत 6 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, 1 के विपरीत 6 हमेशा केवल और केवल स्टैंडर्ड में होगा। और जब तक स्टैंडर्ड ना लिखे तब तक आपको नॉर्मल तरीके से समझना है, नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में समझना है। 1 के विपरीत कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, 1 के विपरीत कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखो इसमें क्या है, पूछे गए प्रश्न एक पासे को उछालने पर प्राप्त की गई परिस्थितियों। मतलब क्या होता है कि एक डाइस है, एक जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, एक बार फेंका तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, कभी 3 आता है, कभी 6 आता है। तो हर एक बार 3 फेस तुमको दिखेगा हर एक बार, और वो एक ही डाइस का अलग अलग पैटर्न होगा, अलग अलग फिगर दिखेगा। ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग डाइस का दिखेगा। हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा देर आर 3 फिगर्स ऑफ अ सिंगल डाइस। ठीक है, लिखा रहेगा किसी भी एक ही पासे के 3 अलग अलग प्रारूप दिए हुए हैं या 4 अलग अलग प्रारूप दिए हुए हैं, कम से कम 2 फिगर तो जरूर देता है। इसमें कुछ नियम हेल्पफुल भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और अभी हमने स्टैंडर्डाइज के बारे में बताया भी, यहाँ भी बता देते हैं अभी फिलहाल। दोज डाइस विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना, दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। इसका जो स्पेशलिटी क्या है स्टैंडर्डाइज का, तो हमेशा याद रखना सम ऑफ अपोजिट फेसेस और सरफेसेज इज ऑलवेज इक्वल टू 7। अभी देख सकते हैं, मैंने बताया भी था। तो 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, ये केवल और केवल स्टैंडर्डाइज में होगा। तो स्टैंडर्डाइज में जो नज़दीक वाले का सम 7 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि अपोजिट वाले का सम 7 होता है। तो विपरीत वाला कभी भी एक साथ नहीं हो सकता या एक साथ वाला विपरीत नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखना। कुछ मैं पैटर्न बता देता हूँ, कुछ क्विक रिवीजन जो कॉन्सेप्ट है उसको करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। डाइस विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, ऐसा डाइस जो मानक पासा नहीं है उसको हम लोग नॉर्मल डाइस बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। अब उस परिस्थिति में, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जनरल डाइस को या नॉर्मल डाइस को पहचानने का तरीका है कि उस डाइस में कोई भी एक अगल बगल वाले का सम 7 होना चाहिए। अगर एक भी पेयर का सम 7 हो गया तो वो फिर एडजेसेंट वाले का, ध्यान रखना, एडजेसेंट वाले का, नज़दीक वाले का, ठीक है, अगल बगल वाले का सम अगर 7 हो गया तो नॉर्मल डाइस होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा। मानक पासा में हमेशा विपरीत का सम 7 होता है। तो जब विपरीत का सम 7 होगा तो अगल बगल वाले का सम 7 नहीं होगा, और अगल बगल वाले का 7 हो गया तो उसको हम लोग नॉर्मल डाइस के टाइप में रखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि अपोजिट ऑफ 5,
तो 5 के नज़दीक में जो होगा वो कभी अपोजिट हो सकता है। देखो ये 5 है कि नज़दीक में 4 है, तो 4 5 के अपोजिट 4 हो सकता है? नहीं। यहाँ देखो 5 के अपोजिट पता करना है अगर हमें, तो 5 के बगल में देखो एक तो 2 है, 2 भी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि 5 के अपोजिट 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन कंफर्म नहीं है। हम कह सकते हैं आइदर 1 और 3 और 6। 5 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, डिपेंड करता है और कंडीशन पे। देखो 2 के अपोजिट क्या होगा, फिर से देखो 2 है यहाँ, इसके अगल बगल वाले कौन है, 5 और 4। इसका मतलब 5 और 4 तो नहीं ही होगा, तो फिर से बच गया। देखो या तो 1 होगा या 3 होगा या 6 होगा। फिर देखो 4 के अपोजिट पूछ रहा है अगर, तो 4 के अपोजिट पूछ रहा है तो फिर से 2 और 5 नहीं होगा, 2 और 5 को कट कर दो, 2 और 5 को कट कर दो, तो क्या हो गया 1 3 और 6। ठीक है। इसका मतलब अगर तुम्हें ये पूछे कि 5 या 2 या 4 कि अपोजिट अगर होगा भी तो क्या हो सकता है, तो आइदर 1 और 3 और 6 होगा, कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म हम नॉन स्टैंडर्ड में डिपेंड करता है फिगर के पोजीशन पे क्या क्या दिया हुआ है और कुछ रूल्स है उसका ध्यान में रखते हुए। ठीक है। फिर से देखो फाइंड द अपोजिट्स। अब 4 के अपोजिट पूछ रहा है। यहाँ 4 के नज़दीक वाला क्या है, 6 और 3 है, 6 और 3 है। ये 6 3 नहीं हो सकता है उसका अपोजिट, तो क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से 6 का 4 3 नहीं होगा, देखो 4 और 3 नहीं होगा, फिर से या तो 1 या 2 या 3 या 5 होगा, सॉरी 1 2 एंड 5 में से कोई भी एक हो सकता है। फिर से देखो 3 के, तो 3 के एडजेसेंट में अगल बगल में 4 और 6 है, तो 4 और 6 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है 1 2 और 5 हो सकता है। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा। अब देखो इफ द गिवन डाइस बिलो आर स्टैंडर्ड डाइस देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 में दिया है व्हाट डिजिट विल बी ऑन द अपोजिट सरफेस ऑफ 6। मतलब ये लिख दिया क्वेश्चन में कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो अपोजिट 6 के अपोजिट कौन होगा, स्टैंडर्ड में पता है 6 प्लस क्या कर दे और दोनों को मिला के 7 होना चाहिए, तो 6 प्लस क्या होगा 1। तो बोलो 6 के अपोजिट कौन होगा, तो 1 होगा। फिर इसमें 5 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है और उसी पर बेस 3 क्वेश्चन है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 होने के लिए। फिर 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 प्लस 4 7 होना चाहिए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग very well. If the given dice below are standard dice then answer the following questions. फिर से वही वाली बात है, ये स्टैंडर्ड है तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 2 के अपोजिट कौन होगा, 5 हो जाएगा। अब देखो अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है which of the following is not a स्टैंडर्ड डाइस। देखो स्टैंडर्ड डाइस कौन नहीं है। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए क्या जरूरी था, अपोजिट वाले का सम 7 होना चाहिए था। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस कौन नहीं होगा, अगर अपोजिट का सम 7 होगा यानी उसके एडजेसेंट का सम 7 नहीं होगा, अगल बगल वाले का। तो बोलो इसमें जो क्वेश्चन ये फिगर 2 है इसमें ये दिख रहा है 6 प्लस 1 7। ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट पोजीशन इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ डाइस इज कॉल्ड जनरल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, है ना। तो इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौन है बताओ, 2 है। क्योंकि बाकी सब देखो यहाँ 6 ये कैसा है, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा 2, ये सब कैसा है, सब स्टैंडर्ड डाइस है। देखो ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें कुछ रूल है, मैंने ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों जगह पे पढ़ाया हुआ है, तो कुछ रूल है जिसमें कुछ कॉमन की बात करते हैं। तो फिलहाल इस रूल को ध्यान रखना कि अगर 1 कॉमन है
मतलब कोई भी एक पोजीशन पे आने वाला कॉमन है। तो देखो कॉमन क्या है, 5। ठीक है, एक ही कॉमन है। अगर एक ही कॉमन है तो इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक कॉमन को हम लोग साइक्लिक रूल, जिसको हम लोग घूर्णन नियम कह सकते हैं, इससे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोनों में जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखो। देखो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया। अब आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, एक ही वे में हमेशा ध्यान रखना। तो 5 है, दोनों में जो कॉमन उसको पकड़ लो, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। तो जो कॉमन था उसके क्लॉकवाइज फर्स्ट पोजीशन पे जो है, तो इस पहले फर्स्ट फिगर के बारे में लिखो। तो 5 और 5 दोनों में जो कॉमन था ऊपर नीचे लिख दिया। 5 के बाद क्या होगा, तो इसके क्लॉक डायरेक्शन में कौन आ गया, तो 1, जिस सीक्वेंस में आ रहा है उसी सीक्वेंस में लिखो। उसके बाद 2, फिर सेकेंड वाले फिगर में जो 5 है उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन है, 4, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6। तो अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो जिसके अपोजिट है, मतलब सामने है, आमने सामने वाला, देखो 1 और 4, 2 और 6, ये ध्यान रखना कि आपस में अपोजिट होगा। 1 और 4 अपोजिट होगा, 2 6 अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ 5 हो गया, तो 5 के अपोजिट 5 तो होगा नहीं, तो जो बच गया कौन बचा बताओ। 5 के अपोजिट 5 होगा नहीं, और 1 2 3 4 6 में 3 बच गया, तो 3 इसके अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब 5 के सामने 5 तो होगा नहीं, सेम होगा नहीं, तो इसको कट करके इसके जगह कौन होगा, 3। 3 और 5 अपोजिट होगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ यहीं पे मैं बता देता हूँ, जो कॉमन है अगर फ्रंट सरफेस पे है या बैक पे है, मतलब सेम पोजीशन पे है दोनों जगह में जो कॉमन है, तो इतना साइक्लिक करने का भी ज़रूरत नहीं है। जो जिस पोजीशन पे है वही पोजीशन पे आने वाला वो अपोजिट होगा। जैसे 1 है तो 4 अपोजिट होगा, 2 है, देखो राइट हैंड साइड में है इस डाइस में, इसमें भी राइट हैंड साइड में 6 है, तो 2 और 6 अपोजिट होगा। अब जो 5 है उसके अपोजिट कौन होगा, जो इसमें नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 में 3 नहीं दिख रहा था, तो 3 ऑप्शन होगा 5 के अपोजिट। क्लियर है, आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देख सकते हो। क्या अपर सरफेस पे है दोनों, अपर सरफेस पे, मतलब 3 के अपोजिट कौन होगा, तो 4 होगा। ठीक है, फिर ये 6 के अपोजिट कौन होगा, तो 5 होगा। तो अब 1 2 3 4 5 6 में हमें 1 नहीं दिख रहा है, 2 के अपोजिट कौन होगा, जो बच गया वही होगा, तो 1 और 2 अपोजिट होगा। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी सबको। अब देखो इसमें इसी में ध्यान रखना, अगर सेम पोजीशन पे ना हो तो, डाइस में सेम पोजीशन पे ना हो तो जो कॉमन है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो कॉमन है 2, इसमें भी इन दोनों फिगर में कौन कॉमन है, 2, उसको ऊपर नीचे लिखो। अब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सीक्वेंस है, 2 के बाद क्या आएगा, 3, उसके बाद क्या आएगा, 5। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कॉमन को ही पकड़ना, कॉमन को ही ध्यान में रखना। इसमें भी 2 है, तो 2 के बाद कौन है, 1, 1 के बाद कौन है, 6, तो अगले में लिख दो 1 और 6, यानी 5 और 6 अपोजिट होगा, 3 और 1 अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट 2 सेम तो होगा नहीं, तो बच गया 4, तो 4 होगा, तो 2 और 4 अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी में एक बार देख लो, इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा सबको, इसमें ना नंबर नहीं है, तो लेटर है, कोई बात नहीं। तो ABCDEF 6 लेटर है के हिसाब से होगा। दोनों में कॉमन पोजीशन पे कॉमन लेटर कौन है, तो देखो D कॉमन है। क्या D सेम पे है, नहीं है, तो D ऊपर नीचे लिख दो। इसके बाद D के बाद इस वाले फर्स्ट फिगर में क्लॉक डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, एक ही दिशा में चलो, फर्स्ट पोजीशन पे B है, उसके बाद क्या है, C है। ठीक है, फिर दूसरे फिगर में D के बाद क्लॉक डायरेक्शन में फर्स्ट पे A है तो A लिख दो, उसके बाद F है तो F लिख दो। अब ऊपर नीचे देखो, जो जिसके सामने है वही उसका अपोजिट है, तो C और F
अपोजिट होगा, बी और ए अपोजिट होगा, तो डी के अपोजिट कौन होगा? डी तो होगा नहीं, तो एक बच गया जो हमने इसमें कहीं दिख भी नहीं रहा था, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि ए से एफ तक जिसमें ई भी शामिल रहा होगा, तो डी और ई अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमने पहले भी बताया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, when two surfaces is common, two surfaces means what? When element of two surfaces are common in both figure, then third one is opposite to each other। मतलब किसी दो फिगर में दो पोजीशन पे आने वाला एलिमेंट अगर कॉमन है तो जो तीसरा दोनों में बच जाएगा एक दूसरे के निश्चित रूप से अपोजिट होगा। बहुत बढ़िया रूल है ये। तो जैसे 2 और 5 देखो, इसमें सीक्वेंस कैसे भी हो, ऊपर 5 नीचे 2 नीचे 2 ऊपर 5, कैसे भी हो कोई बात नहीं है, बट दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, दो कॉमन है। तो बच गया क्या? 4। तो 4 और 6 क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट। तो जो थर्ड बच गया ना, इसमें जो थर्ड बच गया, इसमें जो थर्ड बच गया, 2 और 5 के अलावा अदर देन 2 कॉमन मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो 4 और 6 अपोजिट होगा। सेम देखो, अगर इस दोनों फिगर में देखो क्या कॉमन है, 5 6 कॉमन है, तो क्या अपोजिट होगा? बोलो, 1 और 2 अपोजिट। जो थर्ड वन बच गया, दो कॉमन के केस में जो तीसरा बच जाता है वो निश्चित रूप से अपोजिट होगा। यहाँ देख लो क्या कॉमन है, एफ सी, सी एफ, तो जो भी हो, ऊपर नीचे हो नीचे ऊपर हो उससे नहीं मतलब है, दोनों में कॉमन सी और एफ है, तो बचा क्या? डी और ए अपोजिट होगा। आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और प्रीवियस पेपर का भी ध्यान रखना, और यूपीएससी के सी सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, कोई मतलब अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का सी सेट है, जिसमें आप लोग अगर जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे, कितना भी अच्छा मेंस लिख पाते हो, कितना भी अच्छा जीएस जानते हो, कुछ नहीं हो पाएगा। आपका सिलेक्शन के लिए ये क्वालिफाइंग तो है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं चल सकते हो। आप देख सकते हो विच नंबर अपीयर इन द सरफेस अपोजिट टू द सरफेस विथ नंबर 4। चार नंबर, चार संख्या 4 के सतह के विपरीत सतह में कौन सी संख्या आएगी? अब देखो, ये दोनों फिगर देख रहे हैं हम लोग, इन दोनों फिगर में कितना कॉमन है? कितना कॉमन है? तो एक ही कॉमन है। देखो, 3 कॉमन है। क्या इसका सेम फेस है दोनों में? इस वाले डाइस में, इस वाले फिगर में राइट हैंड साइड पे है 3, इसमें भी राइट हैंड साइड पे 3 है। तो बोलो कि अगर सेम है तो कोई नियम लगाने का ज़रूरत नहीं है, एक ही कॉमन है और सेम पोजीशन पे है। उसके अलावा किसी के बारे में भी पूछे तो 4 के अपोजिट कौन होगा? तो 4 फ्रंट फेस पे है, तो 4 और 1 अपोजिट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग? फिर देखो, ये फिर से दो फिगर दिया हुआ है, एक ही डाइस का दो प्रारूप दिया हुआ है। देयर आर 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस दिया हुआ है। पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 अगर बॉटम में है तो टॉप क्या होगा, मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा, ये पूछ रहा है। बताओ इसमें कितना कॉमन है? आप देख सकते हो 5 और 2, 2 एंड 5 कॉमन है, तो क्या बच गया बताओ? 3, और इसमें क्या बच गया? 4। ये क्या एक दूसरे के अपोजिट होगा? तो होगा। 3 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा, ऑप्शन सी होगा। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, सिंबल है। देखो ये स्टार है, ओवल शेप है, ये डायमंड शेप है, लेकिन ये डार्क नहीं है। दूसरे में देखो ये डार्क है, तो ये दोनों ध्यान रखना, ये सेम फिगर नहीं है। डायमंड शेप ये मतलब खाली है, कह सकते हो, ये भरा हुआ है। ये स्टार है, ये हर्ट है। तो दिल के आकार का, दिल मतलब हर्ट शेप के अपोजिट क्या होगा, ये पूछ रहा है। बताओ दोनों में जो कॉमन है, ये स्टार कॉमन है, उसका पोजीशन सेम है। तो पोजीशन सेम है तो जो जिसके सामने जिस पोजीशन पे है, जिस फेस पे है, उसी फेस पे दूसरे फिगर में आने वाला एलिमेंट उसके सेम होगा। तो हर्ट के अपोजिट कौन होगा? देखो ये वाला शेप। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
क्योंकि ये इसमें एक ही कॉमन था और स्टार था और स्टार का पोजीशन सेम है, एकदम ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर देखो, व्हेन 3 इज एट बॉटम व्हाट नंबर विल बी एट द टॉप। इसमें 3 बॉटम में है, इसमें टॉप पे क्या होगा। अब एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या है, केवल एक ही पोजीशन पे आने वाला एलिमेंट कॉमन है, और वो पोजीशन भी दोनों में टॉप सरफेस है, यहाँ भी टॉप सरफेस है, अपर सरफेस है। तो देखो 4 और 4 सेम है, तो किसके अपोजिट पूछ रहा है, 3, तो 3 के अपोजिट कौन होगा, राइट वाला इसमें कौन है, 2। अगर 1 का पूछता तो 5 होता, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 2, ऑप्शन सी। आप देख सकते हो, व्हेन 6 इज एट द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। अब 6 इसमें टॉप पे है, ध्यान रखना 6 जो है ये टॉप पे है, तो 6 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा। तो बताओ, अगर फर्स्ट फिगर देखें और लास्ट फिगर देखें, क्या इन दोनों में 2 कॉमन है। एकदम ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा नज़र 2 कॉमन वाले पे चला गया, अगर मिल जाए ना, तो उससे और आसान कुछ नहीं होगा। तो 3 और 2 कॉमन है फर्स्ट और फोर्थ में, ज़रूरी नहीं है सबका यूज़ करना है, कोई 2 फिगर का यूज़ करके तुम आंसर पे पहुंच सकते हो। तो 3 और 2 है, तो बच गया क्या बताओ, 6 और 1, तो थर्ड वन, 2 कॉमन तो तीसरा अपोजिट होगा, है ना। एक कॉमन, अगर पोजीशन सेम है तो सेम पोजीशन पे आने वाला सेम अपोजिट होगा, इसका ध्यान रखना। तो बोलो 6 के अपोजिट कौन होगा, 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी। आप देख सकते हैं इसमें 1 के अपोजिट पूछ रहा है। अब देखो 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो आप कह सकते हो फिर से फोर्थ में फर्स्ट और फोर्थ में क्या दिख रहा है, 3 और 2 कॉमन है ना, तो 1 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, तो आंसर 6 होगा। हम ऐसा नहीं, इसमें हम 2 और 3 को भी देख सकते हैं, देखो इसमें भी 2 पोजीशन पे आने वाला सेम है, 2 5 5 2, तो फिर भी यहाँ भी 1 और 6 अपोजिट हो जाएगा, जो तीसरा बच गया, तो आंसर क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। आप देख सकते हो, व्हेन 3 इज एट द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, मतलब 3 टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा। अब देखो हम लोग इसमें ध्यान रखना कि 3 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, तो हम लोग कितने फिगर को ध्यान में रख सकते हैं, कौन कौन सा फिगर इसमें लें कि हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है। तो देखो एक बार बताओ, फर्स्ट को देख रहे हैं और सेकंड को देख रहे हैं, 1 और 2, इसमें कॉमन क्या है, 3, और क्या है, 4, तो 3 और 4 कॉमन है, तो 1 और 6 अपोजिट होगा, जबकि हमको 3 के अपोजिट पूछ रहा है। फिर देखो 2 और 3 में देखो क्या कॉमन है, 2 और 3 में क्या कॉमन है, तो केवल 4 कॉमन है, देखो 4, तो 4 कॉमन है, तो 4 के क्लॉक डायरेक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, और 4 के क्लॉक डायरेक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे 6 है। फिर क्लॉक डायरेक्शन में सेकेंड पोजीशन पे 3 है, क्लॉक डायरेक्शन में सेकेंड पोजीशन पे 5 है। तो बताओ इसमें 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट कौन होगा। एकदम ध्यान रखना, इस दोनों फिगर में जो हमारा कॉमन था उसको ऊपर नीचे लिख लो। तो 4 कॉमन था, 4 के क्लॉक डायरेक्शन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है। इस वाले फिगर में थर्ड वाले में 4 के क्लॉक डायरेक्शन में 6 है और 5 है। हमें किसका अपोजिट चाहिए था, 3 के, तो 3 के अपोजिट कौन होगा, आमने सामने वाला अपोजिट होता है तो 5 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब देखो अगर टॉप पे 4 है तो उसके बॉटम पे क्या होगा, फिर से देखो टॉप पे अगर 4 है तो बॉटम पे क्या होगा, तो सेकंड और थर्ड फिगर को देखो, तो क्या 2 फेस पे आने वाला एलिमेंट सेम है, 5 6 है, यहाँ भी 5 6 है, तो 1 और 4 अपोजिट होगा, तो 1 4 अपोजिट हो गया, इसका मतलब 4 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे ना कलर लिखा हुआ है, हर एक में येलो, ऑरेंज, ब्लू, सेकेंड में ऑरेंज, वायलट, ब्लू, थर्ड में ब्लू, येलो, रेड, और फोर्थ में रेड, पर्पल और वायलट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन येलो इज एट द टॉप व्हाट कलर विल बी एट द बॉटम। जब पीला सबसे ऊपर है तो नीचे क्या रंग होगा, तो पीला सबसे ऊपर है, नीचे क्या रंग होगा। तो अब अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड फिगर में देखें तो क्या कुछ कॉमन है, तो कॉमन है, देखो
ऑरेंज और ब्लू कॉमन है, यहाँ भी ऑरेंज और ब्लू कॉमन है, तो दो कॉमन है तो तीसरा निश्चित रूप से एक दूसरे के अपोजिट होगा, है ना। तो येलो और वायलेट क्या होगा, अपोजिट होगा, तो येलो के अपोजिट पूछ रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होगे। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं करा दे रहा हूँ तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखो 4 के विपरीत पूछ रहा है, अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड में देखें, सेकेंड थर्ड में देखें, कुछ कॉमन कहीं कहीं दिख रहा है। मतलब एकदम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो और सोचो कि क्या पूछा जा रहा है, क्या हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, देखो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, 4 5 6 है, तो नहीं होगा। सेकेंड थर्ड में तो हम कर सकते हैं 6 कॉमन है, देखो 6। अब 6 ऊपर नीचे लिख दो, एक ही कॉमन है। अब इस वाले फिगर में क्लॉक डायरेक्शन में चलो, ऐसे देखो तो 6 के बाद 4 और 5 आ रहा है, उसी सीक्वेंस में लिख दो। इसमें क्लॉक डायरेक्शन में 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 लिख दो। किसके अपोजिट पूछ रहा था, 4 के अपोजिट पूछ रहा था, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 1 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत कौन होगा। अब देखो इसमें 2 के विपरीत पूछ रहा है तुमसे। अब अगर तुम ऐसा सोचो कि 2 के विपरीत हम कहाँ से फाइंड कर पाएंगे, पहले दूसरे में क्या कॉमन है, तो एक ही कॉमन है। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, तो केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है ना। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कॉमन क्या है बोलो, पहले दूसरे में 5 कॉमन है। क्या 5 का पोजीशन सेम है, क्या सेम का मतलब 5 इस वाले फिगर में राइट सरफेस पे है, इसमें भी राइट सरफेस पे है। तो अगर सेम है तो बताया था कि सेम सरफेस पे आने वाला एलिमेंट अपोजिट होगा, मतलब 2 और 6 अपोजिट होगा, 3 और 4 अपोजिट होगा, क्योंकि 5 सेम पोजीशन पे है। तो 2 और 6 अपोजिट होगा, तो 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। आंसर 6 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, 6 के अपोजिट कौन होगा, इसमें देखो 6 के अपोजिट पूछ रहा है। और एक बात और बता दूं, जो लोग इसको प्रैक्टिस के हिसाब से करना चाहते हो वो ऐसा कर सकते हो कि इस जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारा स्लाइड आया उसको पॉज कर दो, पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या होगा। अब देखो इसमें 6 के विपरीत के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो हम कर सकते हैं, देखो फर्स्ट और फोर्थ फिगर में कितना कॉमन है, कितना कॉमन है, देखो फर्स्ट और फोर्थ फिगर में कितना कॉमन है बोलो, 2 और 3 कॉमन है। तो जो बच गया क्या, 6 और 1 बच गया। तो बताया था कि अगर 2 कॉमन है तो तीसरा निश्चित रूप से विपरीत होगा, अपोजिट होगा। इफ 2 पोजीशंस इज कॉमन देन थर्ड वन इज अपोजिट टू ईच अदर डेफिनेटली। तो 6 और 1 अपोजिट होगा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। देखो व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 1, एक के विपरीत कौन है, ऐसा पूछा हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के अपोजिट के लिए हम लोग क्या क्या तरीका अपनाएंगे बताओ। देखो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ तो 1 और 2 कॉमन है, तो 3 5 है, इससे हम नहीं कर पाएंगे। फिर देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। क्या 2 कॉमन जो है, तो 2 कॉमन है राइट सरफेस पे, उसका पोजीशन सेम है। अगर उसका पोजीशन सेम है तो 1 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग। जैसे देखो इसी में, इस दोनों में देखो, इस दोनों में, इसमें 2 और 5, 5 और 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन वाला मिल गया। तो एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसमें कि कौन सा रूल लगाएं, जो आपके दिमाग में क्लिक करे उस समय उसके हिसाब से चलो। और साइक्लिक वाला तो ब्रह्म रूल है, एकदम गोल्डन रूल है, उससे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें ये भी दिख रहा था 2 और 5, 5 2 कॉमन है, 1 और 6 अपोजिट है, तो यहाँ से भी 1 6 अपोजिट आ गया। देखो देखो नेक्स्ट
4 के विपरीत कौन है। फिर से देखो इसमें 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो आपको इसमें 4 के विपरीत पूछ करने के लिए देखो यहाँ पे इस दोनों में 6 5 5 6 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो एक जो तीसरा दोनों में बच गया, इसमें 1 बचा, इसमें 4 बचा, 1 एंड 4 बच गया, तो 1 और 4 अपोजिट होगा, मतलब 4 के अपोजिट कौन होगा, 1 होगा। ठीक है। व्हिच लेटर इज अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट कौन होगा इसमें पूछ रहा है, लेटर दिया हुआ है, जी के अपोजिट कौन होगा। ठीक है। तो अब देखो अगर हम लोग इसमें देखें बहुत सारा दिया हुआ, अब जी के अपोजिट पूछ रहा है, तो जी के अपोजिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इस दोनों फिगर में ध्यान से देखना, इस दोनों फिगर में कितना कॉमन है, आर, लेकिन आर अगर इसमें राइट पे है तो इसमें राइट पे नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो साइक्लिक के हिसाब से चलेंगे, आर को ऊपर नीचे लिख देंगे। उसके बाद इसमें क्लॉक डायरेक्शन में जो सीक्वेंस है उसको लिखें, आर के बाद ओ है, ओ के बाद वी है, इसमें आर के बाद कौन है, जो कॉमन है उसको पकड़ें, उसी से क्लॉक डायरेक्शन में चलें। आर के बाद जी है, उसके बाद बी है, तो बोलो ओ और जी अपोजिट होगा, हमें जी के अपोजिट पूछा है तो आंसर क्या होगा, ओ होगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेटर इज अपोजिट टू ए के अपोजिट कौन होगा। अगर ए के अपोजिट पूछ रहा है और इसमें 2 और 1 3 फिगर दिया हुआ है, ए के अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या ये दिख रहा है सबको कि बी और सी कॉमन है क्या इस दोनों में, तो ये थर्ड वन जो होगा वो अपोजिट होगा, तो ए जेड अपोजिट होगा, तो ए के अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। नेक्स्ट देखो 3 के विपरीत कौन सा होगा, संख्या 3 के अपोजिट कौन होगा, विच नंबर इज अपोजिट टू 3, तो 3 के अपोजिट कौन होगा, इस दोनों में कुछ कॉमन है, तो दिख रहा है 9 कॉमन है, देखो 9 कॉमन है, केवल 9 ही कॉमन है, तो उसको ऊपर नीचे लिख दो। इस वाले में क्लॉक डायरेक्शन में चलो, साइक्लिक घड़ी की दिशा में चलो, तो 9 के बाद इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 के बाद 3 है, इसमें 6 है, 3 है और 6 है। ठीक है। अब देखो अब इसमें 9 ऊपर नीचे था, कॉमन था, उसी के घड़ी की दिशा में चला, हमें 3 के अपोजिट चाहिए, तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 5, अगर 7 के अपोजिट चाहिए होता तो 6 होता। ठीक है ना। 9 के अपोजिट वही होगा जो उसमें नहीं दिखेगा। फिलहाल अभी आप 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो आंसर 5 होगा, ऑप्शन बी में है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 के, व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत कौन होगा। अब 4 के विपरीत पूछ रहा है, इस दोनों फिगर, तीनों फिगर में, मतलब एक ही डाइस का 3 प्रारूप दिया हुआ है, देयर आर 3 पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस, ऐसा दिया हुआ है, 4 के विपरीत पूछ रहा है। अब बताओ इसमें 4 के विपरीत अगर पता करना है तो हम कैसे पता कर पाएंगे, 4 के विपरीत पता करना है तो हम कैसे पता कर पाएंगे। देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो यही कॉमन है ना, लेकिन क्या कहीं से और कुछ कर पाएंगे जो दोनों में कॉमन दिखे और जिसके बारे में पूछा वो कॉमन ना हो। तो देखो 2 और 2 कॉमन है, तो ऊपर नीचे लिख दो, इससे क्लॉक डायरेक्शन में 2 के जो कॉमन था दोनों में, सेकेंड और थर्ड फिगर में जो कॉमन था उसको पकड़े, उसको क्लॉक डायरेक्शन में मूव किया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर इसमें 2 के बाद 7, 7 के बाद 6, 2 के बाद 7, 7 के बाद 6। ठीक है। अब इसमें 4 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट कौन आ गया बोलो, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब जो कॉमन है, अगर एक ही कॉमन है और उसका पोजीशन सेम नहीं है, तो क्लॉक डायरेक्शन में दोनों में मूव करो, ऊपर नीचे लिखो, क्लॉक डायरेक्शन में फर्स्ट में, ऐसे खुद सोचो, उतना भी करने का जरूरत नहीं था। 4 के बारे में पूछ रहा था, दोनों में कॉमन 2 था, 2 के क्लॉक डायरेक्शन में 4 है, तो फर्स्ट पोजीशन 2 के बाद 2 से चलते हुए पहले ही पोजीशन पे 4 मिला, तो इसमें भी 2 से चलते हुए क्लॉक डायरेक्शन में पहले पोजीशन पे कौन मिला, तो पहले पोजीशन पे जो मिला, इसमें जो मिला पहले पोजीशन पे 4 और 7 एक दूसरे के विपरीत होगा। फिर अगर हम लोग दूसरे पोजीशन पे यहाँ 5 देखें, इसमें क्लॉक डायरेक्शन दूसरे पोजीशन पे कौन हो गया, 2 से स्टार्ट करते हुए 6 है, तो 5 और 6 दूसरे पोजीशन पे मिल गया घड़ी की दिशा में चलने में, तो वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है। तो 5 और 6 अपोजिट होता है, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो गया। हाँ तो आप लोग, आशा करते हैं सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमारे अगले वीडियो को पढ़ने के लिए, समझने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैथ्स प्रो मनीष निराला। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।